नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 6 मई 2026। हम लोग जो है 6 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोगों को दिया हुआ है अभी थंबनेल पर क्या है कि उबेर कैब के बारे में है ना, तो थॉमस उबेर कैब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, विशेष करके कि किसके द्वारा ये जीता गया है उबेर कैब। तो आगे लेंगे ये प्रश्न को, लेते हैं आज का पहला प्रश्न, है ना। और पहला प्रश्न क्या है, आइए बातचीत करते हैं। हाल ही में किसने, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसी वजह से ध्यान से देखिए कि हाल ही में किसने पाक जलडमरू मध्य को जो है 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर जो है पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं, यदि आप जानते हैं ये प्रश्न का जवाब तो साथ साथ बना सकते हैं ना। तो हाल ही में जो है पाक जलडमरू, आप समझ रहे हैं किसके बीच में है, कौन से देशों के बीच में है। तो पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में है और इसको जो है 9 घंटे 50 मिनट में जो है तैरकर पार करने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यह बनाया गया है किनके द्वारा, ईशांक सिंह के द्वारा बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ईशांक सिंह, है ना। और ये ईशांक सिंह जो है रहने वाले कहाँ के, ईशांक सिंह के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि ये झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और मात्र इनकी आयु, यदि एज की बात करें, 7 वर्ष से, है ना। तो मात्र 7 वर्ष ये के हैं ये, और इनका नाम है ईशांक सिंह। और इनके द्वारा जो है पाक जलडमरू मध्य, जो पाक स्ट्रेट है, मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर जो है पार करने का ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने श्रीलंका के, आपको तलाई मन्नार जो नाम है यहाँ पर, तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक 29 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करने में सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति, अब इनका रिकॉर्ड हो चुका है। तो 29 किलोमीटर की दूरी जो है 9 घंटे 50 मिनट में इनके द्वारा तैर करके पार किया गया है। और नाम क्या है, तो नाम अच्छे से याद रखेंगे, नाम जो है ईशाक सिंह है, ठीक है। तो ये ईशाक सिंह जो है आपको देख रहे हैं 9 घंटे 50 मिनट में ये लगातार तैर रहे हैं। और उसके बाद जो है बीच बीच में हो सकता है कि इनके साथ साथ जो है आपको चल रहा था स्ट्रीमर, तो ये आपको जो है बीच बीच में रुके होंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये तैर करके पूरी तरह जो है पार किए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि पाक स्ट्रेट को पार करने वाला जो है 7 वर्ष के जो नन्हे बच्चे हैं या बालक है, इनका नाम क्या है। तो ये 7 आपको ईशांक सिंह है ना, याद रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे है, याद रखना होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भारत का पहला, आपको पेपर रेस जितने भी आपको प्रश्न देते हैं आने वाले दिनों में यही प्रश्न जो है आपको सेट प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। भारत का पहला आपको पेपरलेस न्यायपालिका जो घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है, ऐसा कौन सा है पेपरलेस न्यायपालिका राज्य, किसे घोषित किया गया है, यह घोषित किया गया है सिक्किम को घोषित किया गया है ना। तो भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका जो राज्य है, तो पहला न्यायपालिका राज्य आपको देखने को पेपरलेस यह है कौन सा, तो सिक्किम है। तो सिक्किम को अच्छे से नोट करके रखेंगे कि भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस, जो कागज रहित कह सकते हैं, न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा जो है गंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो आपको सिक्किम जो है पूर्णतः पेपरलेस अर्थात कागज रहित न्यायालय हो चुका है। और इस जब सिक्किम का नाम आया तो सिक्किम के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। सभी ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि आवाज सब बिल्कुल आपके पास सही है ना। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सीधे तौर पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास है, लाइव क्लास हो रही है। यदि आप किसी भी प्रकार से बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर जो है रिवीज कर लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग है और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। लोकसभा की आपको 1 सीटें देखने को मिलती है और राज्यसभा की मात्र 1 सीटें सिक्किम से देखने को मिलती है ना। तो आंसर इसका तो ये तो आप समझ ही चुके हैं, पेपरलेस कौन सा न्यायपालिका, तो ये आपको किस राज्य का, सिक्किम का।
चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है यह आरबीआई संबंधित है, और आरबीआई संबंधित है, इस प्रश्न को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग प्रयास करेंगे देने का। भारतीय रिजर्व बैंक का जो है डिप्टी गवर्नर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया हाल ही में, किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाता है? रोहित जैन इसका आंसर हो जाएगा। और रोहित जैन जो है डिप्टी गवर्नर बने हैं। और डिप्टी गवर्नर होते कितने हैं आरबीआई में? तो डिप्टी गवर्नर आपको 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक है आपको स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरा रोहित जैन, ये आपको उम्र के हिसाब से दिए हैं। उसके बाद जो है पूनम गुप्ता है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि उनका श्रीश चंद्र मुर्मू के द्वारा दिया गया। ये सभी हैं डिप्टी गवर्नर है। तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वहीं पर यदि बात करें कि आरबीआई के जो है वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो गवर्नर जो है कौन है? संजय मल्होत्रा है ना। तो संजय मल्होत्रा यह गवर्नर है। और ये याद रखेंगे अभी हाल फिलहाल में जो है रोहित जैन यहाँ पर नियुक्त हो रहे हैं डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो आपके सामने में है स्क्रीनिंग के सामने में, नीति आयोग में जो है पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग से संबंधित है। और नीति आयोग आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर की पहली आपको पूर्णकालिक सदस्य जो है किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है किनको? तो यह है जोराम अनिया को, है ना। किन्हें? तो ये आप याद रखेंगे, डॉक्टर जोराम अनिया, है ना। तो जोराम अनिया को जो है पूर्व ये नीति आयोग में ये क्या हो रही है? तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश की ये रहने वाली हैं। एक दो इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं, किस राज्य से ये आ रही है पूर्वोत्तर भारत से। तो अरुणाचल प्रदेश की ये रहने वाली हैं। और प्रमुख शिक्षाविद, स्वाभाविक बात है कि पढ़ी लिखी तो होंगी ही, है ना। और इनका नाम क्या है? तो जोराम अनिया नाम है। और इनको जो है नीति आयोग पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जोराम अनिया को। तो जोराम अनिया, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जोराम अनिया की तस्वीर है। और इनको जो है अच्छे से आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो आपके सामने में है, स्क्रीनिंग के सामने में है, ये है दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह जो है किस देश ने जो है हाल ही में लॉन्च किया है? दुनिया का पहला है, और पहला है ऑप्टोसार उपग्रह। यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? अपने देश भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो अपना देश भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। तो यह दुनिया का आपको देखने को मिल रहा है, दुनिया का क्या? तो दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देश तो आपको याद ही हो गया, अपना देश भारत। और निर्माता यदि देखते हैं कि इसको बनाया गया है, तो भारत की निजी अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप कंपनी जो गैलेक्सी आई है, इनके द्वारा बेंगलुरु में ये तैयार किया गया है। तो ये आपको बनाने वाली कंपनी हो गई। यदि बात करें कि इसको लॉन्च व्हीकल, यदि इसको लॉन्च कहां से किया गया है, इसे जो है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। तो कैलिफोर्निया आप समझ रहे हैं, यूएसए से इसको लॉन्च किया गया है, तो भारत से इसको लॉन्च नहीं किया गया है। तो यह दुनिया का जो है पहला उपग्रह है जो एक ही समय में ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार की क्षमताओं को ये मिलाता है। और कह सकते हैं इसमें जो है यह तकनीक जो है बादलों और घने अंधेरे के बावजूद भी पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें लेने में यह क्या है? सक्षम है। तो यह जो है कह सकते हैं कि एक निजी कंपनी के द्वारा यह तैयार की गई है। जब निजी कंपनी के द्वारा तैयार की गई है, भारत की ही कंपनी, तो इसको जो है अच्छे से आपको याद रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। यदि निर्माता पूछे तो वो भी आपको बता चुके हैं। और देश तो अपना देश भारत है ही। अगला प्रश्न है कि भारत की आपको पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको कि हम लोग एमआरआई बोलते हैं, एमआरआई प्रणाली को जो है कहां पर स्थापित किया गया है? अभी तक जितने भी आपको एमआरआई देखने को मिलता है, यह पोर्टेबल नहीं हुआ करता था। एक रूम में क्या हुआ, फिक्स होता था, और उसी रूम में जो है पेशेंट को ले जाके एमआरआई करवाया जाता था। आप देखे होंगे सामाजिक तौर पर जो है एमआरआई जब भी किसी को करवाने की आवश्यकता होती है, तो एक फिक्स रूम है, उसी रूम में जो है यह करवाया जाता है। लेकिन अब क्या है, यह पोर्टेबल है, अर्थात अब इसको जो है पेशेंट के पास ले जा सकते हैं, है ना। और यह कहां पर? तो स्वाभाविक बात है कि ऐसी प्रणाली यदि कुछ भी भारत में आती है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रणाली, पहले पहले कहां पर? तो यह जो है एम्स आपको दिल्ली में इसको जो है लगाया गया है, स्थापित किया गया है। तो एम्स दिल्ली में जो है स्थापित किया गया है एमआरआई को, जो होगा क्या,
यह पोर्टेबल है ना। पोर्टेबल समझ चुके होंगे कि भारत की यह पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई प्रणाली है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको कि हम लोग एम्स के नाम से जानते हैं, दिल्ली एम्स में जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पोर्टेबल मशीन जो है मरीजों के बिस्तर तक ले जाई जा सकती है। इसको जो है पोर्टेबल करके अब जो है जो हो सकता है कि पेशेंट को लाने की आवश्यकता नहीं है रूम में, अब खुद जो है मशीन ही जो है वहां पर ले जाया जा सकता है। वैसे पेशेंट हो सकता है कि जो थोड़ा सा चलने में तो बहुत सारे हो सकता है कि कठिनाई हो या किसी भी कारण से जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको जो है अब बिस्तर तक जो है यह पोर्टेबल करके मशीन को ले जाया जा सकता है। और मरीजों को जो है भारी भरकम एमआरआई मशीन वाले रूम में ले जाने का जो जोखिम होता था जो है, वो जोखिम क्या हो रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। तो ये याद रखेंगे। अभी केवल कहां पर, तो अभी केवल न्यू दिल्ली एम्स में ही स्थापित की गई। जब न्यू दिल्ली एम्स में स्थापित की गई है और यह सफल होगा तो उसके बाद क्या धीरे धीरे जो है यह सभी जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पटना में भी देखने को मिल जाए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में आपको है शिनबैक्स 2 के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यह अभ्यास है, यह द्विपक्षीय अभ्यास है, दो देशों के बीच यह अभ्यास होती है और यह सैन्य अभ्यास है। तो यहां पर पूछ रहा है हाल ही में जो है शिनबैक्स 2 भारत और किस देश के बीच जो है शुरू किया गया है। तो सिनबैक्स जो है भारत के साथ साथ जो है किस देश के बीच में होती है, यह अभ्यास भारत और कंबोडिया के बीच में होती है। आप लोगों को सीधे तौर पर जो है अभ्यास पूछा जाता है, दो देशों के बीच में होता है तो वह भी अभ्यास, या बहुपक्षीय अभ्यास होता है तो वह भी। तो यहां पर याद रखेंगे हाल ही में जो है भारत और भारत के साथ कौन सा देश, तो भारत के साथ याद रखेंगे भारत और कंबोडिया, है ना। भारत और कंबोडिया के बीच जो है दूसरा या द्विपक्षीय आपको सैन्य अभ्यास, और नाम इसका याद रखेंगे सिनबैक्स 2। नाम में ही है सिनबैक्स 2, अर्थात दूसरा ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, दूसरा है। और यह अभ्यास जो है 4 मई 2026 को शुरू हुआ है और यह 17 मई 2026 तक जो है कंबोडिया में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको कंबोडिया में आयोजित किया जा रहा है और 17 मई तक यह आयोजन होने वाला है। और भारतीय सेना जो है इसमें जो है भाग लेने के लिए जो है पहले ही पहुंच चुकी है। तो 4 मई से यह अभ्यास जो है दो देशों के बीच में, भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स अभ्यास प्रारंभ है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आइए बातचीत करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है। और भारत का जब भी पहला कुछ भी आता है तो उस प्रश्न को जो है अच्छे से पढ़ने और अच्छे से जो है नोट करने की आवश्यकता है, और आप इस प्रश्न को नोट करके रखेंगे तभी आप लंबे दिनों तक इस प्रश्न को कवर करके याद करके रख पाएंगे। तो भारत का पहला ग्रीन आपको मेथनॉल प्लांट की यदि बात करें कि पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है गुजरात में किया गया है ना। तो कहां पर किया गया है, इसका आंसर हो जाता है गुजरात हो जाता है। और गुजरात में यदि बात करें, आप नाम सुने होंगे, गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट जो आपको देखने को मिलता है ना। तो भारत का पहला आपको भारत का क्या है, तो यह भारत का पहला है और पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट है गुजरात के कांडला स्थित आपको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में यह स्थापित की गई है। तो यह स्थापित की गई है, यह भी आप याद रखते होंगे। और वैसे पोर्ट के बारे में पढ़े होंगे, भारत के जो आपको 13 बड़े बंदरगाह है उसमें से एक आपको कांडला बंदरगाह के बारे में भी हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला जो आपको 9 नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है कि भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन नेत्र 1.0 अर्थात पहला ही है यह ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन नेत्र 1.0 जो है कहां पर यह आयोजित किया गया है। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है। तो इसका उचित आंसर क्या हो रहा है, आप भी जवाब दे सकते हैं कि दिसपुर होगा या श्रीनगर होगा या इम्फाल होगा या आपको लग रहा है लद्दाख होगा। तो यह जो है नेत्र जो है यहाँ पर जो है 950 व्यक्तियों का जो है नेत्र को जो है सही किया गया है ना। जब नेत्र को सही किया गया तो यह कहां पर, तो यह किया गया है लद्दाख में। तो यह ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा चलाई गई है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि खास करके लद्दाख के क्षेत्र में जब ड्यूटी होती है सेनाओं में, खास करके उनका जो है आंखों पर जो है खास करके परेशानी का ये मामला देखने को आया है कि परेशानी होती है, आंखों का जो है बीमारी कुछ ना कुछ हो जाती है। तो ऐसे यदि सैनिक हैं या उसके आसपास कोई भी रहने वाले हैं, उनको जो है ऑपरेशन नेत्र 1.0 के अंतर्गत जो है 950 व्यक्तियों को पहला फेज में जो है ठीक करने का प्रयास किया गया है। वहीं पर आते हैं, अब जो है आपके पास जो है दो महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों आपको खेल से देखने को मिल रहा है। तो अब जो प्रश्न आपको दे रहे हैं ये
नोट करेंगे कि डेनमार्क में आयोजन डेनमार्क में, ये आपको पहले भी ये प्रश्न करवा चुके थे कि उबेर और थॉमस कप का जो है आयोजन इस वर्ष 2026 में किस देशों में होने वाला है। तो यह करवा चुके हैं, बहुत पहले ही करवा चुके हैं, आपको एक सप्ताह पहले ही करवा चुके हैं। तो यह जो है होने वाला था डेनमार्क में। तो ये प्रश्न तो आपको जानते होंगे, ये प्रश्न क्योंकि करवाया हुआ है मेरे द्वारा, अब पूछा है, इसी वजह से ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि डेनमार्क में आयोजित, और यह जो है 34वां एडिशन था थॉमस कप का। और थॉमस कप 2026 का खिताब अब हो चुका है, जीत गया है। तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जो थॉमस कप, यदि बात करते हैं थॉमस कप जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो थॉमस कप जो है जीता गया है चीन के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा? तो ये याद रखेंगे, थॉमस कप जो है जीता गया है किनके द्वारा? तो ये चीन के द्वारा जीता गया है। वहीं पर उपविजेता की भी बातें कर लेते हैं। तो 34वां थॉमस कप 2026 का खिताब जो है किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये चाइना के द्वारा जीता गया है ना। और चाइना जो है 13वीं बार ये जो है विजेता बना है। तो 13वीं बार ये विजेता, दो बार लिख दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, 13वीं बार ये विजेता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चीन जो है आपको 13वीं बार विजेता बनता हुआ, और उपविजेता जो आपको देखने को मिल रहा है, उपविजेता कौन सा देश बना है? तो उपविजेता फ्रांस है ना। तो उपविजेता कभी कभी जो है उपविजेता ही पूछ लेता है, तो उपविजेता भी आप रखेंगे। थॉमस कप का फ्रांस था, जो कि 3-1 से हार जाता है ना, फाइनल में 3-1 से हारता है। और स्थान तो आपको पहले ही मालूम है कि डेनमार्क के आपको होर्सेंस में जो है ये आयोजित किया गया था। तो ये याद रखेंगे, थॉमस कप किसके द्वारा जीता गया? तो ये थॉमस कप जो है चाइना के द्वारा फ्रांस को पराजित करके जीता गया। अच्छे से इस प्रश्न को कवर रखेंगे। थॉमस कप के बारे में पूछा जाता है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि खेल का वैसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो कि आप लोग ज्यादा उसको जो है तवज्जो नहीं देते हैं, है ना। तो वैसे ही प्रश्न पूछता है, और वैसा प्रश्न यदि पूछता है तो वह प्रश्न जो है परीक्षा में जो है परेशानी खड़ी कर देती है। अब आते हैं अगला प्रश्न, और अगला भी जो है सेम है, लेकिन खेल का नाम आपको अलग है। और ये भी प्रश्न आपको करवाया जा चुका था कि आयोजन डेनमार्क में, भी अभी बता चुके हैं डेनमार्क में। और यह कौन सा है? उबेर है ना। तो उबेर कप जो आपको देखने को मिल रहा है, उबेर कप 2026, और यह जो है कहां पर इसका आयोजन? तो आयोजन तो डेनमार्क में ही। और यह जीता किसके द्वारा, है ना। उबेर कप जो है किसने ये जीता है? खिताब किसके द्वारा? उबेर कप का खिताब जो किसके द्वारा जीता गया है? तो उबेर कप का खिताब जो है जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा? तो दक्षिण कोरिया। इसका जो आपको आंसर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दक्षिण कोरिया के द्वारा ये खिताब जीता गया है ना। एक चाइना, थॉमस चाइना, और उबेर जो है आपको देखने को मिल रहा है, उबेर किसके द्वारा? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है ना। फाइनल में जो है चीन को ही 3-1 से जो है इनके हराया है। तो ये उपविजेता यहाँ पर चाइना रहा था, ठीक है। और विशेष उपलब्धि की यदि बात करते हैं, दक्षिण कोरिया जो है ये तीसरी बार जो है यह प्रतिष्ठित आपको महिला बैडमिंटन खिताब अपने नाम करने में ये कामयाब होती है ना। यहाँ पर महिला टीम के द्वारा ये जीता जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि उबेर कप 2026 का जो है आपको विजेता कौन सा देखने को मिल रहा है? तो ये विजेता आपको देखने को मिल रहा है साउथ कोरिया की टीम देखने को मिल रही है ना। तो ये प्रश्न अच्छे से, ये प्रश्न आप याद रखेंगे। और आज का, चलिए पहले हम लोग ले लेते हैं कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे कल के वीडियो में, अंत में जो है एक प्रश्न पूछे थे, उसका जवाब आपके चैनल पर नहीं आया है। कृपया यदि आप देखते हैं तो आप जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंत में जो आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं उसका जवाब लिखने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, क्या पूछे थे? आइए, आप लोग तो जवाब दिए नहीं है। जब जवाब नहीं दिए तो मेरे द्वारा आपको बता दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यदि बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। और ये कहां से किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है हरदोई, तो हरदोई से ही किया गया था। 594 किलोमीटर ये लंबी आपको गंगा एक्सप्रेसवे है, और गंगा एक्सप्रेसवे नाम रखा गया है गंगा एक्सप्रेसवे। और यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी कि आपको उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरदोई से किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न उम्मीद है कि आप कवर कर लेंगे। वैसे मेरे द्वारा जो है ये प्रश्न कवर करवाया गया है। और ये प्रश्न जो आपको आज पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपको कल के वीडियो में विस्तार से करवाए थे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यदि आपके पास जानकारी है तो इस 4 में से जो है कोई एक आंसर होगा। हो सकता है कि आपको जो भी उचित आंसर लगता होगा वह जवाब देने का प्रयास करेंगे, यदि आप जान रहे हैं तो। यदि नहीं जान रहे हैं तो आप जाएंगे क्या? पिछले वीडियो में जाएंगे, जस्ट आपके प्लेलिस्ट में है, पिछला वीडियो है, आप वहां पर जाएंगे और आपको जो है पूरे विस्तार से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स जो है बताए हैं। और ये प्रश्न आपके लिए आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम के लिए, वो हो सकता है कि बीपीएससी, हो सकता है आपको टीचर, हो सकता है आपको मद्य निषेध, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जहां पर इंडेक्स नहीं पूछा जाता है ना।
तो करंट जो है आपको उसका जो है कोई सीमा नहीं है, सीमा से जो है बाहर है ना, आउट ऑफ सीमा है। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इंडेक्स तो सर्वाधिक पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे, यदि आपके पास है, यदि नहीं है जानकारी तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे और वहां से ये प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो पूरा देखेंगे। यदि आपको वीडियो जब तक पूरा देखते हैं नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो अच्छी है या क्या है, नहीं है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है या आपके लिए विजुअल की जानकारी है। पूरा वीडियो जब देखने का प्रयास करेंगे और जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा, है ना। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।